ऑनलाइन आवाज आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म करो जरा, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? कौन कौन सी सीरीज हो गई थी कंप्लीट? तीनों सीरीज? अरे एक सेकंड रुको। रुको मैं ही चेक करता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज पे क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, समझ आ गया सभी को? पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? चलो तो फिर नेक्स्ट पहले कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पढ़ते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं एक बार क्वार्टाइल की। ठीक है, क्वार्टाइल जैसे आपको पता है, आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, आप सभी ने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कुछ कुछ यहाँ पर सिमिलर टाइप का काम करना है हमें मीडियन फॉर्मूलाज के जैसे, कि अगर मैं फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं लिखूं Q1 इक्वल्स टू क्वार्टाइल का फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू ठीक है L प्लस एन बाय फोर्थ माइनस सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल। और अगर मैं यहाँ पर क्वार्टाइल सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, पहले यहाँ पर ध्यान देना फॉर्मूला पे, जहाँ पर L का मतलब है लोअर लिमिट, n बाय फोर आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइड बाय फोर, इसके बाद f है आपका कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव एक लेसर फ्रीक्वेंसी, एंड i है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लोअर लिमिट कहाँ से लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वैसे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया था मीडियंस के लिए। उस कॉन्सेप्ट के अलावा एक्सटर्नली आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बस यहाँ पर एक्सटर्नली एक टॉपिक ये है कि अगर आप यहाँ पे क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं तो आपका डेटा डिवाइडेड है 4 इक्वल पार्ट्स में, जहां आपने n बाय फोर्थ के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल निकाला है। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं डिसाइल्स का फॉर्मूला लिखता हूं तो डिसाइल का फर्स्ट पॉइंट कहलाया जाएगा L प्लस n बाय टेंथ टर्म माइनस सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ डिसाइल का 7 पॉइंट तो वो होगा L
प्लस डेटा 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो n/10 माइनस सी एफ एंड 7th पॉइंट है तो n/10 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये कंप्लीट पूरी टर्म मल्टीप्लाई करी जाएगी क्लास इंटरवल से। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है परसेंटाइल के लिए कि अगर मैं लिखूं कि मुझे परसेंटाइल चाहिए then percentile first equals to L plus n by 100th टर्म, क्योंकि डेटा 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइनस सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल परसेंटाइल का 45th पॉइंट चाहिए एग्जैक्ट, तो हम लिखते हैं L प्लस n बाय 100 इंटू 45 माइनस सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे डिपेंड करता है आपको एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा चाहिए, वो आपको n/100 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जहां पर अगर मैं एक सीरीज लिखूं तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि एक सेकंड रुकना। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं चलिए, तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, यहाँ पर भी हमारा काम मेजरली यही रहेगा। हम सबसे पहले यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज 7, नेक्स्ट एक सेकेंड रुको, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज कैलकुलेट हो चुकी है, कैपिटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मुझे सीरीज से सपोज फर्स्ट तो मुझे चाहिए क्वार्टाइल का सेकंड पॉइंट, देन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा डिसाइल 9th पॉइंट, देन मैं कैलकुलेट करूँगा
परसेंटाइल 70 पॉइंट। ठीक है, ये कुछ हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तीनों फॉर्मूला से। तो क्वार्टाइल 2, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस 2 इंटू n/4 टर्म माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल। अब देखो सबसे पहला काम है मेरे पास, जैसे मीडियन में हम कैलकुलेट करते थे n/4 निकालना। कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास 80 है और 4 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 20 आएगा। अब मुझे चेक करना है 20th टर्म कौन सी है। अगर मैं कहता हूं कि मैं हाईलाइट करता हूं क्वार्टाइल 2 ग्रीन कलर से, तो 20th टर्म मुझे चेक करनी है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो कि मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा इस रेंज में लाई करेगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, मुझे सबसे पहली चीज जो लोअर लिमिट है वो इसी इंटरवल की कंसीडर करनी है, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी इसी लिमिट की कंसीडर करनी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं एक लेसर कंसीडर करूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट रेंज से एक लेसर, और क्लास इंटरवल सभी में सेम होगा 10 यूनिट्स का। तो इस रेंज के लिए मेरे पास जो लोअर लिमिट है वो है 20। तो मैंने यहाँ पर L की जगह पे लिखा 20 प्लस 2 इंटू n/4 का आंसर मेरे पास आता है 20th टर्म, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 20 माइनस एक लेसर क्यूमुलेटिव 16 है डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, जिस रेंज में ये 20th टर्म लाई कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12, और क्लास इंटरवल 10 की मेरे पास है। अगर याद आप करें तो मीडियन निकालने के लिए भी ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करी थी हमने। ठीक है, तो 20 प्लस 40 माइनस 16 हो जाएगा 24/12, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 40, यानी कि इस पूरी सीरीज का सेकंड क्वार्टाइल पॉइंट हमारे पास 40 निकल कर आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 40 इक्वल्स टू क्वार्टाइल 2, ये पॉइंट आया हमारा। चलिए अब अगर बात करते हैं डिसाइल 9 की, देन अगेन पहले फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस n/10, क्योंकि डिसाइल है 9 पॉइंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एंड कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई होगी क्लास इंटरवल I से। ठीक है, तो सबसे पहले n/10 कैलकुलेट करते हैं। n है 80, कुछ ये कैलकुलेशन आएगी, सो 72th ऑब्जर्वेशन आई। क्लियर है, नहीं किया, अरे दोबारा करना पड़ेगा ये वाला। हाँ वो सही कह रहे हैं बताता हूँ, देखो हमने जो निकाला वो फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट था, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा। अच्छा कर तो दिया था, देखो वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, क्यों सही कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको जो इस वाली सीरीज से टर्म कंसिडर करनी है, वो टर्म वो वाली टर्म होगी जिस पॉइंट पे आप सर्च कर रहे हो।
अगर आप 80/4 यानी 20th टर्म सर्च कर रहे हो, लेकिन ये 20th टर्म कहाँ से है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग से के बीच में ये 20th टर्म आती है। सेकेंड क्वार्टाइल पॉइंट यानी 40th टर्म आपकी यहाँ पर आएगी। थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट यानी कि 60th टर्म फिर आपकी यहाँ पर आएगी। तभी डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, मिनिमम मैक्सिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 20th टर्म, 40th टर्म, 60th टर्म तभी तो आएंगी। वो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 इंटू n/4, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल पॉइंट है, मुझे लगा फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकेंड क्वार्टाइल पॉइंट है। ठीक है, तो 2 इंटू n/4 का आंसर हमारे पास यहाँ पे 40th टर्म आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज लिखनी है वो उस सीरीज की लिखनी है जहां 40th टर्म लाई करती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे कहाँ पर, हाँ ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। देखो इसको करोगे तो भी 40 आएगा, ये करोगे तो भी 40 ही आएगा, लेकिन हमने क्लास इंटरवल गलत कंसिडर कर दी ना, फर्स्ट वाले पॉइंट की क्लास इंटरवल ले ली थी हमने। हाँ, तो देखो अगर कंफ्यूजन आपको हो रही है, सीधा सीधा एक काम करो, क्वार्टाइल फर्स्ट पॉइंट भी निकाल लो। दो क्वार्टाइल के पॉइंट एक जैसे तो हो नहीं सकते, क्लियर है ये चीज तो फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या होगा, L प्लस n/4 टर्म माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहाँ पे मुझे n/4 ऑब्जर्वेशन किस इंटरवल में लाई करेगी, जो हमने पहले अभी निकाली थी कैलकुलेशन, वो होगा जो कि इस इंटरवल में फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट है। सेकेंड क्वार्टाइल पॉइंट मुझे चेक करना है 2 इंटू n/4 टर्म पे, तो 2 इंटू n/4 टर्म हमारे पास 40th टर्म आती है। 40th टर्म किस टर्म के अंदर लाई कर सकती है, 39 के अंदर तो नहीं आएगी, 39 के बाद ही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये क्लास इंटरवल है जिसके अंदर 40th टर्म लाई करेगी। तो मुझे यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज एंड रेंज लेनी है वो यहाँ से लेनी है, एंड इसके अलावा जो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो मैं एक लेसर 39 को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लोअर लिमिट 50 हो जाएगा आपकी बार यहाँ पर, देन 2 इंटू n/4 का आंसर आपके पास यहाँ पे 40 आया ही है, माइनस एक लेसर क्यूमुलेटिव 39, फ्रीक्वेंसी इसकी है 4 और क्लास इंटरवल 10 ही है। ठीक है, तो 10/4 50 प्लस 10/4 ये आएगा आपके पास, तो 2.25, हाँ। अगर ये क्वार्टाइल पॉइंट वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ये वाला, तो मैं किसी दूसरे बैच की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा जिसमें ये वाला क्या नाम है टॉपिक भी हो। देखो अब कितना आया होगा कितना नहीं। ठीक है, आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हाँ, स्क्रीन देखने के लिए कह रहे थे आप, ये लो हाँ, ये तो मैं भेजूंगा ये आपको सबको। हाँ,
नेट नहीं चल रहा मैम, बोल दो उनसे नेट नहीं चल रहा। नेट नेट बुलाया है। सी एफ मोर देन में निकल का आंसर सेम आएगा, उसको रीडेबिलिटी अलग होगी, पॉइंट्स आपको अलग तरीके से कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता क्या, वो हमें देखना है कि अगर सपोज आपके पास जो ये कैलकुलेशन है 2n/4, इसका आंसर क्या आया है, 40 आया है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा कह के चलता हूँ कि जो मेरा 2n/4 का आंसर है वो 40 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे देखनी है, अभी मैं ये देख रहा था 40 किस टर्म के अंडर लाई करेगा, फिर मैं ये देखूंगा कि 40 किस टर्म के बाहर एग्जिस्टिंग लाई करेगा। कैसे कि मेरा डेटा क्या होगा कि 10 और 10 से ग्रेटर 7 पॉइंट्स है, 20 और 20 से ग्रेटर 16 नंबर्स है, 30 और 30 से ग्रेटर 8 नंबर्स है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 40 सर्च करना है तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा 40th टर्म कहाँ पे लाई करती है। तो मैं यहाँ पर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चेक करूंगा कि 40 टर्म किसके अंडर आएगी, तब उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा फिर, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, मेरे पास है एक क्लास इंटरवल ही मान लेते हैं। ठीक है, सपोज ये क्लास इंटरवल है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ ठीक है, कुछ ये लिख देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ मोर देन या ग्रेटर देन सी एफ निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोर देन सी एफ का मेथड क्या है, लास्ट टर्म एज इट इज आएगी, नेक्स्ट टर्म होगा प्रीवियस टू का एडिशन, तो ये आ जाएगा 16, देन 28, देन 35 एंड देन 37। तो अब ये मोर देन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 10 और 10 से ग्रेटर 37 वैल्यूज है, 20 एंड 20 से ग्रेटर 35 वैल्यूज हैं, 30 एंड 30 से ग्रेटर 28, 40 एंड 40 से ग्रेटर 16, 50 एंड 50 से ग्रेटर है 10 वैल्यूज, ठीक है, 40 टू 50 रेंज में। तो अब देखो फॉर एन एग्जांपल आपके पास सेकंड कोई पॉइंट होगा, चलो 2n/4 क्वार्टाइल सेकंड इसी के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास 37 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वार्टाइल पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आएगा 18.5, है ना। 18.5 टर्म मुझे ढूंढनी है। तो देखो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो 18.5 टर्म है, क्या वो मेरा स्टार्टिंग से काउंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से तो सारी डिजिट्स आ रही है, यहाँ से भी स्टार्टिंग से सारी डिजिट्स आ रही है ना। बस यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अब मैं यहाँ पे काउंटिंग भी स्टार्टिंग से करूंगा। मेरी 5 टर्म्स जो कि 40 टू 50 के बीच में थी वो यहाँ पर लिखी जा चुकी है। 5 के बाद 16 टर्म जो कि 30 से 50 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं वो लिखी जा चुकी है। यही मतलब है ना मोर देन क्यूमुलेटिव का। तो अगर मुझे 18.5 टर्म ढूंढना है तो वो 16 से तो ग्रेटर पे ही आएगा ना फिर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली वो रेंज है जिसके अंदर मेरी 18 और 19 दोनों ही टर्म एग्जिस्ट करेंगी। तो मैं कह सकता हूँ इसकी लोअर लिमिट 20 आ गई, फ्रीक्वेंसी 12 आ गई, अब एक लेसर क्यूमुलेटिव 16 आ गई, ठीक है। और क्या लेना होता है, क्लास इंटरवल 10 का डिफरेंस है, बाकी 2n/4 18.5, ठीक है।
देखो, आप कोई भी एक तरीका समझ के चलो, या तो मोर देन क्यूमुलेटिव या लेस देन क्यूमुलेटिव। अगर आपको उसको मीनिंग को डिकोड करना आता है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, मेथड सेम ही रहेगा उसका। तो एक बात बताओ, मेरे पास एक नंबर है, ये कैसे अरेंज्ड है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग है। इसका मिडल पॉइंट क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। अगर मैं इसे डिसेंडिंग में कर दूं तो ये नई वाली सीरीज का मिडल पॉइंट क्या होगा? तो अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर भी जो मेरी ये वैल्यूज हैं ये तो सेम ही रहेंगी। मैं अरेंजमेंट तो मोर देन क्यूमुलेटिव में बताता हूँ ना, कि लेसर यानी असेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा हूँ या ग्रेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा हूँ, आंसर सेम ही है। अगर मैं मीडियन फाइंड करूंगा इन दोनों का तो वो 3 ही आएगा, चाहे मैं इसके पर्सपेक्टिव से करूं चाहे मैं इसके पर्सपेक्टिव से करूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। डू वी टेक मोर फ्रीक्वेंसी? हाँ, हो गया। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है। टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं? कोरिलेशन का बेसिकली एक मीनिंग होता है क्या? म्यूचुअल डिपेंडेंसी या फिर म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू फैक्टर्स आर डिफाइंड एज द कोरिलेशन। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, रिलेशन मीन आप यहाँ पे किसी तरीके का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो कि आपकी दो वैल्यूज कैसे रिलेटेड हो सकती है। कोरिलेशन मीन्स वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, ये एक सिंपलर टर्म्स में मैंने अभी आपके सामने बहुत सिंपलर टर्म्स में एक डेफिनेशन लिखी है, जहां पर म्यूचुअल रिलेशन का मतलब अभी अभी हमने समझा कि वो दोनों दो अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, दोनों आपस में रिलेटेड है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने किसको वाला हूँ? क्या मैं सिर्फ दो एग्जैक्ट नंबर पॉइंट्स को कंपेयर करूंगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकली कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? लार्ज डेटा के ऊपर स्टडी करते हैं। लार्ज डेटा का मतलब ये है कि जहां मैंने लिखा है वेरिएबल, इस वेरिएबल का मतलब होगा ये किसी रियल लाइफ फैक्टर को एसोसिएट करता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि टैक्सेस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मेरे पास सपोज एक जगह है सनलाइट, और मेरे पास सनलाइट के साथ मैं रिलेट करना चाहता हूँ, मान लो क्रॉप्स की ग्रोथ। ठीक है, इन सेंटीमीटर लिख देते हैं चलो, या मिलीमीटर। ठीक है, कि सुबह सुबह मैंने अपने जो मतलब प्लांट है उसकी जो क्या नाम है लेंथ है वो मैंने मेजर कर ली, एंड उसके बाद मैंने जो भी सुटेबल सनलाइट उसे चाहिए थी वो सनलाइट प्रोवाइड करी पूरा दिन। अब मैं एट द एंड ऑफ द डे चेक कर रहा हूँ क्या मेरी मेजरमेंट में कुछ ग्रोथ आया है कि नहीं आया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि सनलाइट से अफेक्ट पड़ता है प्लांट पे? अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है? क्या थोड़ी सी सनलाइट देने पे ही आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, या बहुत ज्यादा सनलाइट देखने पे बहुत छोटा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा?
तो बेसिकली हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि दोनों वेरिएबल यानी सनलाइट और क्रॉप ग्रोथ, वेरिएबल नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया, जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सनलाइट की एक ही वैल्यू रहेगी कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द टाइम। ऐसा नहीं है प्लांट की ग्रोथ एक बार हो गई तो उसके बाद वो ग्रोथ उसका फाइनल लिमिट रीच पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग वैल्यू शो कर सकते हैं। उन अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे हमें ये जज करना है कि क्या वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो किस तरीके के रिलेटेबल है, फिलहाल इतना पता करना है। ठीक है, कितना ज्यादा रिलेट हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिकों में। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास ये मेजर पॉइंट है कि क्या रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं, ये चीजें पता करती है। अब जैसे कोरिलेशन में हमने जैसे बोला म्यूचुअल रिलेशन को जज कर पाना या पता लगा पाना। इस म्यूचुअल रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी के टर्म्स में डिवाइड करूं तो मेरे पास एक और वर्ड आता है जिसे बोला जाता है डिपेंडेंसी। यानी कि क्या मेरी क्रॉप की ग्रोथ डिपेंडेंट है सनलाइट पे, कि सनलाइट नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी, या फिर इंडिपेंडेंट है यानी क्रॉप ग्रोथ का सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा आपसे पहले सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड में हम क्या पता कर सकते हैं कि अगर मैं सप्लाई बढ़ा दूं तो क्या डिमांड बढ़ी जाएगी? नहीं। लेकिन अगर इसका उल्टा स्टडी करता हूं कि अगर मैं कंपल्सरीली डिमांड बढ़ा दूं तो सप्लाई भी कंपल्सरीली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरे को ये तो पता है दोनों आपस में रिलेटेड है, लेकिन किस मैनर में रिलेटेड है वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी फैक्टर है जो एक फैक्टर इंक्रीज होगा और दूसरा फैक्टर उसकी वजह से डिक्रीज हो जाए? जैसे कि सपोज अगर मैं टैक्स और प्रॉफिट की बात करता हूं, तो क्या ऐसा है कि मैं टैक्सेस इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट कम होने लगेंगे? ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, क्या मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो टैक्स कम हो जाएंगे? नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं इस कोरिलेशन टॉपिक में कि क्या डिपेंडेंसी है या नहीं। सबसे पहला सवाल है तो क्या वो पॉजिटिव टाइप का एक कोरिलेशन है या नेगेटिव टाइप का कोरिलेशन है। ठीक है, अब देखो सबसे इजीएस्ट फॉर्म या फिर आप से कह सकते हो कि सबसे ज्यादा आसान रियल लाइफ में ऑब्जर्व करने वाली जो फॉर्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की कोरिलेशन ही हो सकती है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकली बात करूं कि मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है, मैं पढ़ क्या क्या सकता हूं या क्या क्या चीजें पता कर सकता हूं, तो कोरिलेशन को डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में। अब कोरिलेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया इसलिए नहीं कि रिलेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, हम उस रिलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो हम बता पाएंगे। रिलेशन तो देखो ये 2 ही टाइप हो सकते हैं कि कोई पहली वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन वो कैसे बढ़ेगी, एकदम से बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी या बहुत टाइम बाद बढ़ेगी, वो हम यहाँ 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। जिसमें से जो पहला केस है वो कहलाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड टाइप को बोलते हैं लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। एंड थर्ड है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो देखो हमें समझ आ गया। अगर मैं पहले अभी फर्स्ट अपने टाइप की बात करता हूँ तो फर्स्ट टाइप में पॉजिटिव नेगेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही था, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, जनरली हमारे पास क्या होता है कि
जब हम रियल लाइफ में काम नहीं कर रहे, पहले हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, केसेस कंसिडर कर रहे हैं, आपको या तो कुछ लिख दिया जाएगा ए और बी, या फिर आपको लिख दिया जाएगा एक्स और वाई। अब वो ए और बी कुछ भी हो सकता है, आपको उसकी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि क्या ए इंक्रीज होता है तो बी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का कोरिलेशन है कि ए अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर ए में पॉजिटिव वैल्यू आई है तो क्या बी में भी इंक्रीमेंट ही होगा या पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, या फिर बी में डिक्रीमेंट होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये दो में से एक केस हो सकते हैं फिर। अच्छा, आप ए किसको मान रहे हैं, बी किसको मान रहे हैं, एक्स किसको मान रहे हैं, वाई किसको मान रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको एक जनरल टर्म्स में आंसर मिलेगा। जनरल से यानी कि आप चाहे तो जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिली है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, आंसर सेम आएगा। क्योंकि जो लिखने का तरीका, जो मेथड है, वो एक मीडियम ऑफ डिस्पर्जन के अंदर लाई करता है, ठीक है। कि आपने मीडियम ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, मीन से वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, जिस वैल्यू से वो रिलेट कर सकता है, वो वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लस माइनस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन वो किस टर्म्स में फर्क पड़ेगा, रिलेशन को जस्टिफाई करने में फर्क पड़ेगा, उनकी ऑब्जर्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जो हमने सबसे फर्स्ट देखा पॉजिटिव नेगेटिव का, कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सेकंड जो हमारे पास टाइप है, लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन, जरा इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं लीनियर की, ठीक है, और एक बार मैं बात करता हूं कर्वी लीनियर की, ठीक है। अब नॉर्मली ये जो वर्ड है लीनियर, आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? बताओ। हाँ, वो तो फिर सेम हो जाएगा ना, लीनियर वर्ड तो अलग है फिर, सेम और लीनियर। दो नंबर, हाँ, आधा आधा ठीक है। और कोई बताओ एक बार। आयुष। नीरज। अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, इन वोकेबलरी लीनियर का मीनिंग क्या है? हाँ, ठीक है, देखो, जैसा अब पावर 1, पावर 1 मैथमेटिकली आप बोल सकते हो। जनरल टर्म्स में लीनियर का मीनिंग होगा कि कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो का मतलब होता है P/Q फॉर्म, ठीक है, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। मैथमेटिकली अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का रेशियो कॉमन आता है, यानी कि उन दोनों नंबर्स को जब भी डिवाइड करोगे आंसर सेम आ जाएगा, वो कॉमन रेशियो होता है हमारा। कॉमन रेशियो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्राफिकली कॉमन रेशियो को डिफाइन करने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। ये भी एक कॉमन रेशियो है, ठीक है। कॉमन रेशियो को ग्राफिकली हम कैसे पता करें कि रेशियो का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन को कुछ इन पॉइंट्स की हेल्प से बनाया गया है,
सपोज इन पॉइंट्स की मदद से ये लाइन को हमने बनाया, तो रेशियो का मतलब ये होगा कि अगर मैं ये डॉटेड लाइन डिस्टेंस को मेजर करूं तो वो बिल्कुल कॉमनली इतना ही आएगा जितना अगले 2 पॉइंट्स का यहाँ पे डिस्टेंस है। इनका डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही कॉमन होगा जितना अगले 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा जितना अगले 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। ये कॉमन रेशियो का मीनिंग होता है ग्राफिकली। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई दो नंबर्स जिनका रिलेशन कॉमन नहीं है या जिनका कॉमन रेशियो नहीं है, उन्हें तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कर्वीलिनियर। लेकिन कर्वीलिनियर एक्चुअली में होता क्या है? आपने मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल सुना है? एक्सपोनेंशियल का मीनिंग जो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता होगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये टाइप का ऑब्जर्वेशन आपका एग्जिस्ट करता है कर्वीलिनियर में, कि आपके पास एक नहीं, एक से ज्यादा अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व हो सकते हैं आपके डेटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल, अब आपका ग्राफ कैसे भी हो सकता है। सपोज ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, सपोज ग्राफ कुछ एक बार ऐसा लीनियर मैनर आया, लीनियर मैनर आने के बाद फिर वो चेंज कर गया ऐसे, ये भी कर्वी लीनियर है। तो यहाँ पे कर्व का मतलब है दोज पॉइंट्स विच कैन चेंज एट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, बस एक लीनियर कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा। और ये जो लीनियर वर्ड मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये कुछ गिने चुने 4, 5, 10, 15 पॉइंट्स के लिए नहीं, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सभी के लिए कॉमनली डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक कुछ पॉइंट्स के लिए बिहेवियर लीनियर टाइप का मिल जाए, लेकिन बचे हुए बाकी पॉइंट्स के लिए वो लीनियर बिहेवियर ना हो, तब भी मैं उसे लीनियर कंसिडर नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि नॉन लीनियर टाइप का रिलेशन शो कर ही रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कोरिलेशन में अगर मैं लीनियर और कर्वी लीनियर को डिफाइन करना चाहता हूं तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास दो फैक्टर तो है ही, ए और बी, एक्स और वाई। जब ए और बी या एक्स और वाई का रेशियो कॉमन आने लगेगा तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाया जाएगा, कि जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा, जितना अफेक्ट ए पे पड़ेगा उतना ही बी पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर वो अफेक्ट एक फैक्टर पे कम पड़ रहा है, मान लो ए मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बी बहुत छोटा सा इंक्रीज हुआ है, तो वो मेरा कर्वीलिनियर में आएगा। या ए को मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज करा, बी बहुत थोड़ा ही कम हो पाया। तो कम और ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, कॉमन एक सिमिलर टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो कर्वीलिनियर कहलाया जाएगा, ठीक है। लीनियर कर्वीलिनियर आपको एक्सप्लेन तब करना होता है जब आप एक लार्ज डेटा पे काम करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10, 15, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट्स के लिए अगर आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर भी लेते हो तो वो एक बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जब इन फ्यूचर और ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो क्या भरोसा कि वो वैल्यूज दोबारा से डेविएट नहीं कर सकती। जब तक आप थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स या फिर लैक्स ऑफ नंबर्स पे सेम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर देते, तब तक आप एक मतलब स्ट्रांगली जजमेंट नहीं पास कर सकते उस चीज के लिए, ठीक है। फिर थर्ड टाइप आता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। देखो सिंपल पार्शियल सिंपल कोरिलेशन जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि एक कोई फैक्टर ए है, एक कोई फैक्टर बी है, ए इंक्रीज कर रहा है तो बी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसको आप बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो इन रियल लाइफ, बहुत सिंपली आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? पार्शियल का मीनिंग होता है जब तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स को आप स्टडी करो, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि कोई तीसरा फैक्टर भी है जिसकी वजह से ये दोनों रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन को डिफाइन करूं, मैंने बोला कि ए के इंक्रीज होने से
बी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब सी एक कांस्टेंट वैल्यू है तब हो रहा है। अगर सी कांस्टेंट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जा भी सकता है, हट भी सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा केस भी है, बी पे कोई अफेक्ट ही ना पड़े, ए इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बी पे कोई भी अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो अगर मैं इस केस को एक रियल लाइफ में अगर थोड़ा कन्वर्ट करके आपको बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल कि जीएसटी टैक्सेस के बारे में पता है आपको? ठीक है। जीएसटी टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल होते हैं, ये कैटेगरी के बेसिस पे डिपेंड करता है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप रियल लाइफ में एक वर्ड सर्च कर सकते हो, HSN कोड। गूगल पे सर्च करना है HSN कोड क्या होता है, कैटेगरी को डिफाइन करता है। तो सपोज अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि किसी रेस्टोरेंट या मतलब फूड रिलेटेड आइटम्स का काम है, तो मेरे पास एक स्पेसिफाइड बोल दिया गया है 5% जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब चाहे मैं अपनी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर लूं और सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर दूं, जब तक ये 5% जीएसटी मेरा रहेगा तब तक ही मैं ये काम को कर सकता हूँ। अगर कल को ये 5 की जगह 15% जीएसटी हो गया तो मैं एकदम से सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर पुराने प्राइस के अकॉर्डिंगली कंपेयर करूं तो वो प्राइस डिक्रीज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूं कि कोई डिश को तैयार करने में 50 रुपीज लगते हैं, जिस 50 रुपीज में कॉमन है 10 रुपीज का टैक्स, और मैं उसको सेल करता हूं 100 रुपीज में। ठीक है। अगर एकदम से मेरी कॉस्ट प्राइस उतनी ही रही, ठीक है, या मतलब एक पे तो अफेक्ट पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दी 60 रुपीज और मेरा टैक्स है अभी भी 10 रुपीज, तो क्या मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस इस रेशियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता हुआ दिखना चाहिए, या वो सेम रहना चाहिए, या वो कम हो जाना चाहिए? हाँ, लॉजिकली वैसे इंक्रीज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 110, 120, 125, 118 आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करोगे कि इंक्रीमेंट वैल्यू हुई है। इंक्रीमेंट तो हुई ना, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि मैंने अपना कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया। अगर मैं ये 10 रुपीज को कंसिडर ही ना करूं तो मुझे फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली पहले मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही थी, टैक्स भी तो इंक्लूडेड है, पहले 60 रुपीज थी, अभी मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई, 70 हो गई। अगर मैंने किसी तरीके से टैक्स ही नहीं दिया तो पिछली वाली कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली 60 रुपीज रह जाएगा ना फिर से ही। तो मैं तो अगर 100 भी रख लूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरे को, तो वो जितना प्रॉफिट पहले मिल रहा था उतना ही अभी भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? ये थर्ड फैक्टर कांस्टेंट है, ये रहेगा ही रहेगा, ये नहीं रहेगा तो फिर मैं कॉस्ट प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करके कोई फायदा नहीं, मैं सेलिंग ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे फैक्टर जहां पर आप दो वेरिएबल को स्टडी करते हो कि वो किसी भी तरीके का कोरिलेशन शो कर सकते हैं, तरीका कोई भी हो, लेकिन ऐसा मानते हुए कि एक कोई तीसरा फैक्टर भी है जो इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, अगर वो तीसरे फैक्टर को आपने हटा दिया तो ये दोनों कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है। क्लियर है ये एग्जांपल ऑनलाइन सभी को? अच्छा, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का सीधा सिंपल सा मीनिंग है, मैंने ए बी सी डी ई मिनिमम 3 एंड मोर देन 3 वेरिएबल्स की कोरिलेशन को स्टडी किया तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। अभी तक दो वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट थे, अब मैं कह रहा हूँ तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो मल्टीपल कोरिलेशन है। ठीक है।
नेक्स्ट लिखते हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो कोरिलेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऐसे वेरिएबल्स को बोला जाता है जहां रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर वो रिलेशन पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ता ए इंक्रीज हो चाहे बी इंक्रीज हो, ऑटोमेटिकली सेकंड फैक्टर पे अफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर ए इंक्रीज हो रहा है बी डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सेकंड पे अफेक्ट आएगा ही आएगा, वो कंपल्सरीली फॉर श्योर बात है। जैसे कि मैं बात करता हूं स्पीड और ब्रेक, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि किसी भी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ब्रेक लग ही नहीं सकता, यानी नेगेटिव टाइप का कोरिलेशन कि ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक लगेगा तो स्पीड को मुझे चेक भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूँ स्पीड डिक्रीज होगी ही होगी। फिर ऐसे टाइप की वेरिएबल्स को बोला जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंस, जहां पता है कि एक पे भी अफेक्ट आया तो दूसरा श्योर चेंज होगा, ठीक है। एक मेरे पास टाइप होता है, उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन ड्यू टू प्योर चांस। इसका मतलब क्या, आपके पास एक फैक्टर था ए, आपके पास एक फैक्टर था बी, आपके पास कुछ नंबर्स गिवन थे ए के, आपके पास कुछ नंबर्स गिवन थे बी के। आपने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी, सब कुछ पता किया, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैं ऐसा कहता हूं कि ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। ये आपने कैलकुलेशन के बेस पे बता दिया, लेकिन जब आप रियल लाइफ में चेक करने गए तो आपने देखा कि ऐसा कुछ तो सच है ही नहीं। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स थे जिन नंबर्स ने कैलकुलेशन में मुझे शो करा, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये बात सच थी। यानी कि कोरिलेशन आ गया ड्यू टू प्योर चांस, बाय चांस की बात है कि वो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर गया। लेकिन ये रियल लाइफ में हमेशा नहीं होगा कभी, मतलब हमेशा क्या, नहीं भी हो सकता है। एक केस है कि जैसी वैल्यू आ गई तो हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलें कि आपने मूवीज में जैसे वो सीन देखा है कि कॉइन टॉस करते हैं और ना हेड्स आए ना टेल्स आए, कॉइन्स बीच में ही रह जाता है हाफ स्लिप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो रियल लाइफ में अचीव हो नहीं सकता, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कोई कंडीशन सिचुएशन एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो हमें सारी चीजें प्रॉपर्ली सेट करनी पड़ेंगी तब जाके वो चीज सच में हो पाए, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट इवेंट, जिस इवेंट पे वो वाला काम हो सकता है, वो होगा कोरिलेशन ड्यू टू प्योर चांस। हाँ, और वो भी सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे, कि मैं अगर ऐसा बोलने लगूं कि मेरे पास कॉइन है, मैं कितनी बार ऐसा टॉस करूं कि एक बार वो वाली सिचुएशन हो जाए, तो कभी तो जाके चलो हो सकता है, एक चांस आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई आपस में कोई रिलेशन, कोई डिपेंडेंसी किसी भी सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से, टेबल, फैक्टर्स, फोर्स, किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं हो सकता उसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेशंस की, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था सारा। अब अगर हमें स्टडी करना है कोरिलेशन को, ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, तो हम किस किस मेथड के थ्रू कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेथड्स को ब्रॉडली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर
जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसे हमने बोला है ग्राफिकल मेथड, एंड देन algebraic मेथड। ग्राफिकल मेथड बेसिकली कि आपको प्रॉपरली पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक रफ फिगर बेसिक आइडिया चाहिए, तो आप ग्राफिकल मेथड कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा ही आपको एक रफ फिगर आइडिया देगा। कई बार आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंट नंबर्स हो सकते हैं, जो एविडेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपको बोले कि हाँ, मैं विदाउट स्टडिंग ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि इनमें ये टाइप का कोरिलेशन होगा ही होगा। लेकिन वो बहुत मतलब आप कह सकते हो कि कम रियल लाइफ में होता है, कि रियल लाइफ में आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऐसे मिल गए कि आपने बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, कम होता है लेकिन होता है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, आप सभी ने एक चार्ट का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट ग्राफ। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स है स्कैटर प्लॉट ग्राफ, जिसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस को अप्लाई करके जानेंगे कि कैसे आप कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हो ग्राफिकली। देन अगर मैं बात करता हूँ एल्जेब्रिक मेथड की, तो ये एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है कि आप कैलकुलेशन स्पेस पे कैसे पता कर सकते हो कि कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास एक मेथड है जिसे बोला जाता है कार्ल्स पियर्सन मेथड। एक मेरे पास होता है रैंक मेथड, एक मेरे पास होता है कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, ये तीन मेथड्स की हेल्प से आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड इसमें से भी अगर मैं बोलूं तो ये मेथड आपके लिए सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के अंदर भी 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि आपको कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर करके कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन को स्टडी करना है। ठीक है, वो हम एक एक करके जानेंगे। तो आप अगर देखें तो आपके पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज, एक रैंक मेथड, एक कंकरेंट डेविएशन मेथड 5 और एक सिक्स्थ मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। आपके 6 डिफरेंट मेथड आपके पॉइंट बाय पॉइंट निकलेंगे, जहां पर आपको कोरिलेशन को स्टडी करना सीखना होगा। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यही मेथड यूज होता है, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रैंक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग ऐसी है जहाँ पे रैंक मेथड या कॉन्करेंट मेथड होता है, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड से कैलकुलेट करें। और साथ के साथ आप अगर खुद से अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना चाहें तो भी खुद से भी कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेशन बेस। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें बस एक लास्ट फैक्टर और है जिसके बारे में जानना और पढ़ना होगा। उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी जब आप कैलकुलेशंस करना सीखोगे, फॉर्मूलाज, मेथड्स और बाकी सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपके पास एक नंबर आएगा। वो नंबर को कोएफिशिएंट्स बोला गया है, और वो नंबर आप कैलकुलेट करना चाहते हो उससे कोरिलेशन, तो इसीलिए उसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला गया। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज के लिए काम आता है, आपको आइडेंटिफाई करने में डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर वीकली इम्पैक्ट पड़ेगा या मॉडरेटली पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें हम यहाँ पे पता कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसके लिए हमें यहाँ पर एक बात समझनी है, वो बात क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, स्मॉल आर। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही एग्जिस्ट कर सकती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर आपके पास कोई अदर वैल्यू आती है तो यानी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ज़रूर है। ठीक है, सेकंड चेक एक बार आपको देना पड़ेगा फिर पूरी कैलकुलेशन को। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, अब हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
देखो, आपके पास जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी -1 टू +1, ठीक है। तो मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली +1 आ जाती है, +1, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि आपका डेटा 100% ऐसा है कि आप एक पॉइंट प्रिसीजन 5 वैल्यूज पे भी अगर कुछ चेंज करोगे तो भी आपका अदर दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट दिखाई दे जाएगा सिग्निफिकेंटली। अगर आप ये ऐसा कहते हो कि वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आप उन दोनों फैक्टर्स को हाईली रिलेटेड बोलोगे, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, आपके कोरिलेशन का आंसर आता है 0.75 टू 0.9 के इन बिटवीन कहीं पर, तो आप बोलोगे कि इन दोनों ही फैक्टर्स के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, यानी कि सेंसिटिव है ये अभी भी। लेकिन अगर आपके कोरिलेशन का आंसर 0.25 से 0.75 के इन बिटवीन आता है, तो आप बोलोगे मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, कि ए बढ़ाओगे तो चलो बी भी इंक्रीज होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर आपकी वैल्यू 0 एंड 0.25 के इन बिटवीन आती है, तो आप ऐसे बोलोगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, कि जब ए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी तब जाके बी में आपको कुछ चेंजेस दिखाई देगा। अगर आपका आंसर 0 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 के आसपास आता है, तो आप उसे कंसिडर करते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, कि ए को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया तब जाके बी में छोटा सा डिक्रीज देखने के लिए मिला है मुझे, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ए के बढ़ाने पे बी डिक्रीज हो रहा है, और लो डिग्री यानी ए को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा तब जाके बी में छोटा सा चेंजेस नजर आया।
फिर हम बात करते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, कि ए को मैंने काफी इंक्रीज किया, फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस हुए ई में जो कि नेगेटिवली या फिर डिक्रीमेंट बेसिस पे ऑब्जर्व हो पाए। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ए को मैंने इंक्रीज किया, बी भी आसानी से डिक्रीज होना शुरू हो गया। वेरी हाई डिग्री, ए को थोड़ा सा इंक्रीज करा और बी भी उसी के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो गया। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन स्टडी की जरूरत ही नहीं है, ए इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बी भी डिक्रीज होगा ही होगा, जितनी टर्म्स में ए होगा बल्कि उतना या उससे ज्यादा भी नेगेटिव डिक्रीज हो सकता है बी। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा चार्ट ग्राफ है जहां पर आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी सिचुएशंस रहेंगी, कुछ इस तरीके से डिफाइन भी करनी पड़ेगी। इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही आप किसी ना किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, 443। ठीक है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट अपना पार्ट हम लिखना शुरू करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट हमारा स्टार्ट है। एक आपको काम करने के लिए घर से एक होमवर्क दूंगा, वो आप एक बार ट्राई करके जरूर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो आंसर आपका आया है सेम आंसर अगर मैं किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी सिमिलर ही आएगा। हाँ, पॉइंट के बाद छोटे मोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और अब अगर जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अगर कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हो, कि दो लोग बैठे हैं साथ में, दो अलग अलग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको छोटा मोटा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है उनके कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम सबसे पहला मेथड है जो कि हमने पढ़ा था, कार्ल्स पियर्सन मेथड फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये कंप्लीट नाम है टॉपिक का। कार्ल्स पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, जिसका एक नाउ फर्स्ट सब पार्ट है। वो सब पार्ट क्या है, यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। यानी इस मेथड में आप एक्चुअल आपकी डेटा का मीन यूज करने वाले हो, उसके बाद आप आगे फर्दर कैलकुलेशंस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जहां पर एक्स आपका क्या है, ईच इंडिविजुअल नंबर ऑफ एक्स सीरीज, एक्स लिख लेना चाहे ए लिख लेना, एंड वाई आपका ईच इंडिविजुअल सीरीज ऑफ वाई सीरीज। ठीक है, एंड एक्स बार मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई बार मीन ऑफ वाई सीरीज। ठीक है, एक्स एक्स बार वाई वाई बार, यही टर्म इस्तेमाल हुए हैं इस पूरे फॉर्मूला में।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ दैट x आपको गिवन है, मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, एक x गिवन है और एक y गिवन है। ठीक है, इस तरीके से आपको x एंड y गिवन है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला काम क्या निकल कर आता है, सबसे पहला काम तो होगा x बार फाइंड करना है, y बार फाइंड करना है। x से ही x बार फाइंड करना है और y से ही y बार फाइंड करना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x एक इंडिविजुअल सीरीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है और y एक इंडिविजुअल सीरीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, x के लिए अलग और y के लिए अलग। फिर मेरे पास क्या काम बच जाता है, चलो मैं एक बार कैलकुलेट कर भी लूँ। तो आप यहाँ पर देखो मुझे करना क्या क्या है, मुझे सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करना है, जिसके लिए मुझे कंपलसरी है कि जो मेरा डेटा हो उस डेटा में मुझे पता होना चाहिए कि x तो मेरे पास सीरीज गिवन है माइनस एक्स बार जो मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा, यानी हर एक टर्म को माइनस करूंगा अपने मीन से। जब मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लूंगा फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, y निकालूंगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा y बार से। ठीक है, ये भी आ जाएगा। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है y माइनस वाई बार से। क्यों, क्योंकि ये मेरी न्यूमरेटर टर्म है कि मैंने x माइनस एक्स बार को माइनस किया y माइनस वाई बार से, आपस में मल्टीप्लाई किया, कंबाइनली जो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी उसका मैंने सब्मिशन फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर टर्म तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। डिनोमिनेटर के लिए मुझे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार चाहिए था, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी निकाल लिया है। तो मैं अब क्या करूंगा, जो मेरे पास इंडिविजुअली x माइनस एक्स बार आया था उसका मैं निकालूंगा होल स्क्वायर, फिर उसको सम कर देंगे। देन फिर मैं कैलकुलेट करूंगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फिर उसको मैं एट द एंड सम कर दूंगा और उसके बाद फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। मेन मेरे को ये काम करना है सारा, जिसकी शुरुआत होगी सबसे पहले मीन निकालने से, x के लिए अलग और y के लिए अलग। तो x के लिए मीन निकालते हैं, x की सारी सीरीज का एडिशन 2 प्लस कैसे निकालेंगे मीन ऑफ x पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 35, नंबर ऑफ टर्म्स है 7। देन y का सम 70, नंबर ऑफ टर्म्स है 7, तो मीन आ गया 10। तो अब यहाँ क्या करना है, x माइनस एक्स बार, एक एक टर्म x से माइनस होती रहेगी। x बार की वैल्यू कितनी आई थी अभी 5, y बार की वैल्यू आई थी 10। ठीक है, तो 2 माइनस फाइव इज माइनस 3, ये होगा -2, 4 माइनस फाइव इज -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 हो गया 3। देन y माइनस वाई बार ये होगा -6 -3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है x माइनस एक्स बार, जो मैंने यहाँ पे निकाला है इसको मल्टीप्लाई करना है y माइनस वाई बार से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3 इंटू -6 प्लस 18 6 2 0, 1 इंटू 0 0 हो गया ना दोबारा से, 8 3 24।
ठीक है। देन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार मेरे पास ऑलरेडी ये रहा, इसका होल स्क्वायर करना है बस अब। तो -3 का स्क्वायर 9, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो इसका सम फाइंड करते हैं, एक इसका और एक इसका। हाँ, कहाँ पर? हाँ 8 लिखा है ये। ठीक है, तो अब आप सबके लिए होमवर्क है, ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, ऐड करना है, और ये सेम सारी कैलकुलेशन आपको क्या करना है, इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा पहले वो सभी स्टूडेंट्स का आंसर मैच करेंगे, उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से करूंगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो वो दूसरे मेथड से भी सिमिलर टाइप का आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, न्यूमरेटर में ये टर्म चाहिए थी, ये टर्म न्यूमरेटर में यहाँ पर मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए था x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर मिल गया है, बस उसे अंडर रूट में सॉल्व करना है। फिर मेरे पास y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, जो मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सब लोग ये सब सारा काम कर लो तो क्वेश्चंस आपको जो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है कोरिलेशन के। देखो, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल्स, ये तो हो गया। कैलकुलेट द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट, लीनियर यानी यही जो हम पढ़ रहे हैं, सेम यही मेथड अप्लाई करना है। सेम तरीके से आपको एक्स सीरीज गिवन है, वाई सीरीज गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में आपको, नेक्स्ट जो भी पार्ट है वहाँ सिचुएशन दी है डायरेक्ट क्वेश्चन देने की जगह, कि पहले कैलकुलेशन करना सीख गए, अब उसे सिचुएशन में यहाँ पे पुट किया गया है कि एक बायोलॉजिस्ट है, उसने एज्यूम करा कि कोई लीनियर रिलेशनशिप है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, कि आपने किसी क्रॉप में कितना फर्टिलाइजर डाला, सप्लाई टू टोमेटो प्लांट्स, ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट यील्ड ऑफ टोमेटो ऑब्टेन, कि एक्स आपका टोमेटो प्लांट्स पे कितना फर्टिलाइजर डाला वो है, वाई आपको कितना यील्ड वापस मिला उस फर्टिलाइजर को डालने के बाद, वो यील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 8 टोमेटो प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी, 8 टोमेटो प्लांट्स लिए हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी स्पीशीज अलग है, सेम ही स्पीशीज के ऊपर स्टडी करी गई है, वर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एंड ट्रीटेड वीकली विद अ सॉल्यूशन इन एक्स ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर, यानी जो एक्स वैल्यूज है वो आपके पास ग्राम्स में गिवन है, डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि जितना पानी मैंने एक्स को दिया, मतलब एक ए प्लांट को दिया है, उतना ही बी को, उतना सी को, उतना ही डी को, एंड वाई किलोग्राम्स ऑफ टोमेटो वाज रिकॉर्डेड, कि इस ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर की मदद से वाई किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज ऑब्टेन किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टोमेटो एंड फर्टिलाइजर, इफ यस देन एक्सप्लेन, एंड इफ नो देन एक्सप्लेन, कि क्या रिलेशन है फर्टिलाइजर का किसी प्लांट क्रॉप्स के ऊपर अप्लाई करने का। ठीक है, टेबल में आपके पास क्या है, वर्बल रीजनिंग का टेस्ट है, ठीक है, उसके स्कोर दिए हुए हैं एक्स में, ये एक्स सीरीज में। देन एक इंग्लिश टेक्स्ट का स्कोर है जो कि वाई सीरीज में आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर ईच ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 8 चिल्ड्रन हु टुक बोथ टेस्ट,
यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने दोनों टेस्ट दिए हैं, ABCDEFGH, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। X आपके रीजनिंग का टेस्ट के स्कोर्स है, Y इंग्लिश के टेस्ट के स्कोर्स है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रीजनिंग टेस्ट स्कोर एंड इंग्लिश टेस्ट स्कोर? क्या ऐसा कुछ है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है तो रीजनिंग में भी अच्छे आएंगे, या रीजनिंग में अच्छे है तो इंग्लिश में अच्छे आएंगे, या कोई रिलेशन नहीं है, या उल्टा होता है कि रीजनिंग में अच्छे है तो इंग्लिश में कम है, इंग्लिश में कम आएंगे तो रीजनिंग में ज्यादा आएंगे? ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? देन अगेन एक्सप्लेन करना है हाँ या ना, कैसे होगा, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट फिलहाल के लिए करना, एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ बस थोड़ी सी ना जगह छोड़ देना स्टेटमेंट लिखने के लिए, ठीक है। लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पूछूंगा अभी पहले। जज द रिलेशनशिप बिटवीन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड, एक सेकेंड रुको, हाँ इसमें ग्राफ था वो मैंने हटा दिया। फॉलोइंग टेबल शोज आवर्स ऑफ सनशाइन, कि अगर 4.3 लिखा है इसका मतलब 4 आवर्स एंड 3 या 30 मिनट्स आप मान सकते हो, 3 मिनट्स मान लो चलो उसको, 4 आवर 3 मिनट्स आपको धूप आई है ड्यूरिंग 9 डेज इन अगस्त। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स वाई, वाई में आपको ये बताया कि कितनी आइसक्रीम सेल करी गई है किसी बीच शॉप पे। तो क्या ऐसा कुछ है कि जिस दिन धूप बहुत ज्यादा आती है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उस दिन सेल्स ज्यादा होगी, और अगर धूप किसी दिन जीरो है तो सेल्स कम हो रही है क्या? अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, और उल्टा है कि धूप आ रही है तो और कम सेल्स हो रही है तो वो कैसे है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको ये सारे सॉल्व करने हैं वन बाय वन, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी। किस चीज की? देखो आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर छोड़ दो आप अभी के लिए, फिलहाल आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो या कोरिलेशन पढ़ रहे हो आप अभी के लिए इस पे ध्यान दो, मैथ्स वाला पार्ट आप छोड़ दो अभी। देखो उसके चक्कर में जो आप अभी पढ़ रहे हो वो भी नहीं आएगा, फिर एक टॉपिक ही नहीं आ रहा ना, एक टॉपिक को आप अभी स्किप करो, दोबारा जब भी वो टॉपिक दूसरी क्लास में होगा मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। हम्म। हम्म हम्म हम्म। हाँ किसी दूसरी क्लास में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ उसमें कर लेना। हम्म। ठीक ठीक ठीक, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ ऐसे कर लेना। ओके। हाँ जी। हाँ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। तो क्योंकि आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा उस केस में, तो वो वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी जीरो हो गई, आपके पास बचेगा सिर्फ लोअर लिमिट। तो जो वो लोअर लिमिट वाला नंबर है वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट है। नहीं वो अब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो तो डिपेंड करता है कि आपका टोटल सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ पाता है। हाँ जी।
हम्म। तो कोरिलेशन हमेशा बदलता रहेगा हर ऑब्जर्वेशन के लिए। किसी ऑब्जर्वेशन के लिए पॉजिटिव भी आ सकता है, किसी के लिए नेगेटिव भी आ सकता है। कभी एक बार कैलकुलेट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एब्सेंस ही दिखा दे वो, कि कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, एंड करें फिर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।